हाल है नौजवानों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन हैं। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। नमस्कार, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। लेट्स गो भाई, चलिए। तो अगर आप सब कल वाली क्लास यानी संडे वाली क्लास में थे, जो कि हमारी क्लास हुई थी 4 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक, अगर आप संडे वाली क्लास में थे तो ही आप आज वाली क्लास ले सकते हैं, अदरवाइज आज वाली क्लास आपके लिए जीरो हो जाएगी। तो संडे को हमारी जो लगभग 4 बजे से लेके 6 बजे तक क्लास हुई थी, उसका आज 100% यूज हमारा होने वाला है। मैंने आपको इस क्लास में बताया था कि हमारा नमस्कार, नमस्कार। हाँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था बेटा कि आज जो भी हम पढ़ रहे हैं, आज हम एक्चुअली कुछ पढ़ने ही नहीं वाले हैं, आज तो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हम एनसीईआरटी के और विनर सीरीज के कुछ पीवाईक्यूज ये सब करके हम आज उस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप पिछली क्लास में नहीं थे तो आप को आज वाली क्लास जो है वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है। बाकी आप में से कौन कौन नहीं था, एक बार बता दीजिए। कल वाली क्लास में मैं सलाह दूंगा कि आप आज ये वाली क्लास छोड़ दें और इसको रिकॉर्डेड देखना। उससे पहले आप पिछली क्लास रिकॉर्डेड देखो, लेकिन देख लेना, बिकॉज अदरवाइज फिर ये पूरा का पूरा बैकलॉग क्रिएट होता चला जाएगा और फिर आप फंसते चले जाओगे इस लूप में। ठीक है ना। चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन कौन नहीं था। जो थे वो अलग बात है। ठीक है। क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने कहा था आपको पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इस चैप्टर में एक छोटा सा हिस्सा लास्ट में फिर से आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, लेकिन तब तक ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर ही बेस्ड जो है वो रहेगा। चलिए, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, हाँ, ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ, अब मैं एक बार पूछ लेता हूँ लॉग एंटी लॉग का। लक्ष्य भाई, लक्ष्य, एक बार चारू से पूछ के बताना था कि लॉग एंटी लॉग, उसको बोलना आगे बता देगा लॉग एंटी लॉग की भी डल गई कि नहीं डल गई। ठीक है, चलिए आइए। हाँ, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हमारे एनसीईआरटी के। तो सबसे पहला सवाल कह रहा है कि रिप्रेजेंट द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। सबसे पहले आपको सेल रिप्रेजेंटेशन जो है वो करनी है। तो Mg की हो रही है ऑक्सीडेशन, तो पहले तो हमें सेल रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको बताया था कि सेल रिप्रेजेंटेशन भी आता है या फिर उल्टा भी आता है। आपको सेल रिप्रेजेंटेशन भी दे रखी होती है और आपको उससे रिएक्शन भी बनानी पड़ सकती है, जैसे कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस में है। इसमें आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, लेकिन आपको इनसे इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की हो रही है ऑक्सीडेशन, फिर आएगा सॉल्ट ब्रिज, और सिल्वर की हो रही है रिडक्शन। तो ये हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब हमें ई सेल निकालना है। ई नॉट सेल गिवन है। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी टेम्परेचर गिवन नहीं है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे जहां पर टेम्परेचर गिवन नहीं होगा, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसमें टेम्परेचर को 298 केल्विन लेंगे। ऑल्दो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन में ब्रैकेट में टेम्परेचर दे देते हैं, बट अगर नहीं भी गिवन है, वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि टेम्परेचर गिवन नहीं आएगा, नहीं आएगा तो आप 298 केल्विन ही लेंगे। ठीक है। अब अगर ऐसा है तो हमारे पास ई नॉट सेल हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। ई नॉट सेल कभी कभार निकालना भी पड़ सकता है, लेकिन आपको इस वाले में तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है। अब अगर मुझे ई सेल कैलकुलेट करना है तो ई सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग प्रोडक्ट में जो आयन है, जो कि हमारे पास Mg+2 है, अपॉन में रिएक्टेंट में जो आयन है यानी कि Ag, लेकिन Ag प्लस की पावर 2 आएगी क्योंकि उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास 2 है। ठीक है। अब ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास 3.17 है, 0.059। एन का मतलब होता है कितने मोल इलेक्ट्रॉन के आए या फिर कितने मोल इलेक्ट्रॉन के गए। यस, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास 0.059 बाय एन, एन की वैल्यू कितनी होगी? तो मैग्नीशियम ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन दिए हैं और सिल्वर ने लिए हैं, तो एन की वैल्यू 2 हो गई हमारे पास। लॉग मैग्नीशियम में हमारे पास
जो कंसेंट्रेशन है वो 1.3 इंटू में 10 की पावर -1, या फिर जो लिखा हुआ है अगर मैं उससे शुरुआत करूं 0.13 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन 1 2 3 4 यानी कि 10 की पावर -4 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब बोर्ड मास का नियम आपको सबको पता है कि बोर्ड मास यहां पे हमें इसको पहले सॉल्व करना होगा, उसी के बाद हम 3.17 में से इसको माइनस कर सकते हैं। मतलब इतने बेसिक मैथ्स के नियम तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं ई सेल निकालना चाहता हूं तो 3.17 माइनस 0.059 बाय एन, एन की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। देखा जाए तो मैथ्स बची है, बट ठीक है, एक बार लॉग के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आएगा। और तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा तो 1.3 इंटू में 10 की पावर 7 आ जाएगा। अब लॉग के बेसिक नियम होते हैं, उनका इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन 1.3 की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही आनी चाहिए, या फिर अभी हम कैलकुलेटर से लेंगे, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक लॉग के नियम कहते हैं कि मैं इसको लॉग 1.3 प्लस में 7 लिख सकता हूं, क्योंकि log 10 की पावर 7 होता है। अब यहां से log 1.3 की वैल्यू मैं एक बार लिख लेता हूं, log 1.3 की वैल्यू एक बार मैं लिख लेता हूं, एक सेकेंड। log 1.3 की वैल्यू मैं लिख लेता हूं, अरे एक सेकेंड, साइंटिफिक कैलकुलेटर, log 1.3, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3.17 माइनस 0.059 बाई 2, log 1.3 की वैल्यू हो गई 0.139 प्लस में 7। अब मैं बाकी मैथ सॉल्व कर लेता हूं, तो ये आ गया मेरे पास 7.1139 प्लस सॉरी इनटू में आ गया 0.059 और डिवाइड बाय आ गया मेरे पास 2, तो कुल मिला के 3.17 माइनस 0.208 राउंड ऑफ कर देता हूं, इसको 1 कर देता हूं। ठीक है, अब अगर मैं 3.17 में से माइनस कर देता हूं तो आंसर आ जाता है 2.96 वोल्ट। देखो हमारा जो काम था, मतलब हमारी केमिस्ट्री का जो काम था, देखा जाए वो यहां पे खत्म हो गया बेटा। इसके बाद सारी मैथ्स है, ठीक है ना, इसके बाद सारी मैथ्स है। यस 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 इसके पास हमारी केमिस्ट्री तो यहीं पे खत्म हो गई थी। तो 10 की पावर -4 बच्चे पूछ रहे कैसे आया इसकी कंसेंट्रेशन, हमें 1 2 3 4 10 की पावर -4 गिवन है, उसका स्क्वायर है तो 10 के -8 ऊपर जाके वो 8 हो गया, 1 उधर गया तो 7 हो गया। बेसिक मैथ्स। अब अगर आपको टेंशन ये वाली वैल्यू खा रही है तो इसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में अगर आप हैं तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन आएगी, नहीं तो आपको क्वेश्चन में log 2 log 3 log 5 log 10 इन सब की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो बोर्ड में ये भी गिवन आती है, बट मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि log 2 log 3 log 5 log 10 ये वैल्यूज याद रख लो, जो कि मैंने log वाली वीडियो में बता रखी है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड की मैं बात करूं, अगर बाकी आपके स्टेट बोर्ड में क्या आपको देखना पड़ेगा, सीबीएसई बोर्ड में लॉग की वैल्यूज गिवन आती है क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, लॉग की वैल्यू गिवन आएगी, लॉग के नियम नहीं गिवन आएंगे। तो ये नियम की मैंने ये क्या किया, लॉग ए इंटू में बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, फिर लॉग 10 की पावर 7 होता है। ये सारे नियम आपको आने चाहिए, ये कैलकुलेट करना नहीं सिखाया जाएगा आपको तो क्वेश्चन में लॉग 1.3 या ऐसी कोई वैल्यू बस गिवन होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में हमारे पास क्या कह रहा है, देखो ये कह रहे हैं कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। अब प्लान क्या कहता है, देखो रिएक्शन है कॉपर प्लस 2 Ag प्लस गिव्स कॉपर प्लस 2 प्लस में 2 Ag। अब हमारा कंसेप्ट कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए मैं कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो ई नॉट मुझे गिवन है, तो ई नॉट का फॉर्मूला 0.059 बाय एन लॉग के से लगा दूंगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। बिकॉज अगेन टेम्परेचर गिवन नहीं है, और टेम्परेचर गिवन नहीं है तो मैं 298 केल्विन जो है वो कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास ई नॉट सेल का फॉर्मूला है, दैट इज 0.059 बाय एन लॉग के सी। ठीक है, अब अक्सर क्या होता है बेटा, एग्जाम्स के अंदर जो लॉग केसी है उसकी वैल्यू निकालने को बोल देते हैं। यहां तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है तो आपको लॉग की वैल्यू को उधर ले जाके एंटी लॉग करना होगा, बट क्वेश्चन में बोर्ड्स में आपको जनरली सिर्फ लॉग केसी की वैल्यू भी निकालने को बोल देते हैं।
या फिर वो एंटी लॉग की वैल्यू अगेन आपको देंगे, तो वो सब चीजें जस्टिफाइड ही होंगी, आप उसको मत सोचो। तो ये हमारे पास आ गया 0.46, 0.059 बाय एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो कॉपर से 2 मोल गए हैं, सिल्वर में 2 मोल आए हैं, तो एन की वैल्यू 2 है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जनरली एन की वैल्यू 2 होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एन की वैल्यू 2 ही होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पे अगर मेरे पास आ गया तो 0.46 इंटू में 2 अपॉन में 0.059, यहां से मुझे लॉग केसी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद अगर मुझे केसी निकालना है तो केसी निकालने के लिए मुझे एंटी लॉग ऑफ करना पड़ेगा 0.46 इंटू में 2 अपॉन में 0.059, इसकी जो भी वैल्यू आएगी मुझे उसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा और ये आ जाएगा। अब 99% चांसेस है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको केसी नहीं लॉग केसी ही निकालने को बोलेंगे, और अगर केसी निकालने को बोलते भी हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपको फिर वो एंटी लॉग की वैल्यू देंगे कोई, तो उसकी आपको अगेन टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगेन एंटी लॉग के बेसिक नियम पता होने चाहिए। जैसे एंटी लॉग अगर कोई नेचुरल नंबर आता है तो वो 10 की पावर बन जाता है। जैसे अगर मान लो मेरे पास केसी की वैल्यू मान लो मैंने सॉल्व की बोर्ड में और मुझे मिला एंटी लॉग ऑफ 5, तो आई होप आपको पता है कि वो 10 की पावर 5 बन जाता है, ठीक है। जो भी नंबर आएगा, अगर -5 आता तो 10 की पावर -5 बन जाता, तो वो बेसिक बात, ठीक है। पर ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। हाँ डन है। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वीडियो देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस नहीं होता इस फॉर्मूले में, नो। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज, ये हमने देखा भी वैसे, बट डैनियल सेल के लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमारे पास 1.1 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। आपको उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, तो इसमें तो सीधा काम है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो माइनस एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जिंक ने 2 मोल दिए हैं, कॉपर ने 2 मोल लिए हैं, तो एन की वैल्यू 2 हो गई। एफ की वैल्यू लास्ट क्लास में डिस्कस की थी 96500 है, और ई नॉट सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.1। तो यहां से आपको माइनस, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं बिकॉज मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूं आपको, बस इसको पूरे को सॉल्व कर देता हूं मैं, ऑल्दो आगे के क्वेश्चन शायद हम सॉल्व ना करें, बट यहां पे मैं अगर आपको एक चीज बताऊं जो कि है 2 इंटू में 96500 इंटू में 1.1, तो यहां पे आ रहा है 212300। अब ऑब्वियसली बात है ये है हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी, जिसकी यूनिट हम लोगों को 11th क्लास से याद करनी होगी, जूल पर मोल होती है। अब क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी इस चैप्टर में आपको बहुत जगह निकालनी है, और गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो काफी बड़ी वैल्यू ही अक्सर आती है ना, तो इसीलिए हम इसको जनरली किलो जूल में छोड़ के आते हैं। तो अगर मैं इसको किलो जूल में छोड़ के आऊंगा तो -2 यानी कि 3 जीरो इधर खिसक जाएंगे, 12.3 किलो जूल पर मोल, यह हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। सर अगर मैंने किलो जूल पर मोल में नहीं छोड़ा तो क्या होगा, आंसर है कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बट छोड़ना बेहतर रहेगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, डन है। माइनस क्यों आया, कल वाली वीडियो देखिए आप प्लीज। ठीक है, बिहार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, हाँ तो आप मत कीजिए, ठीक है, ओके। हाँ तो आप समझ रहे हैं कि इन सारे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर मिल रहा है, ये इतना इजी पार्ट है, ठीक है ना। आओ देखो, और जब भी हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे होंगे एनसीईआरटी के खासकर, तो आपके मन में कभी भी ये सवाल आना ही नहीं चाहिए कि क्या ये सवाल पेपर में आ सकते हैं, बिकॉज आंसर हमेशा यस है, क्योंकि सिर्फ पेपर में एनसीईआरटी के ही सवाल आते हैं, मतलब उस लेवल के ही सवाल आते हैं, बल्कि उससे भी इजी कैलकुलेशन होती है। पूरे साल में 2-4 सवाल ही ऐसे हैं जिनका लेवल एनसीईआरटी के काफी ऊपर चला जाता है, बट मेजरली पेपर 90% जो पेपर है वो एनसीईआरटी लेवल का ही रहता है, बल्कि कभी कभार तो उससे नीचे ही आता है। तो इसीलिए आपके मन में शंका ही नहीं आनी चाहिए एनसीईआरटी वाले सवाल करता है, आप ये समझो कि हम पीवाईक्यूजी कर रहे हैं, बस आसान कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, आपके सामने रिएक्शन है, आपको ईएमएफ यानी ई सेल निकालना है, ठीक है। ई नॉट सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है,
मैं सीधा काम ही करता हूँ, सीधा नर्स टिक क्वेश्चन लगाता हूँ, बट आपके एग्जाम में अगर आया तो प्लीज आप इसमें क्या कीजिएगा कि थोड़ी स्टेटमेंट वगैरह लिख लीजिएगा। बेटा जो बच्चे कल नहीं आए थे प्लीज वो ऐसे डाउट मत पूछो कि 96500 कैसे आया, प्लीज, क्योंकि आप इसका मतलब है कल वाले क्लास में थे ही नहीं, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। प्लीज आप कल वाली क्लास देखें, उसके बाद ही आए, ठीक है। अब अगर हम लोग ई सेल की अगर बात करें तो हमारे पास आता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग प्रोडक्ट के आयंस, प्रोडक्ट के आयन में हमारे पास निकल की कंसंट्रेशन आएगी और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के आयंस में हमारे पास Ag प्लस की कंसंट्रेशन आएगी और उसकी भी पावर हमारे पास 2 आएगी, ठीक है। और यहां पे जो टेम्परेचर होगा हमारे पास वो 298 केल्विन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगेन गिवन नहीं है। और मैंने आपको बहुत क्लियरली कल कहा था कि एनसीईआरटी में अगर नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 जो डायरेक्ट क्वेश्चन है जैसे ये, उसमें टेम्परेचर 298 ही है, ठीक है ना। हाँ, अब यहां पे ई नॉट सेल की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1.05 माइनस 0.059 बाय एन की वैल्यू देखो, निकल ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन दिए हैं और सिल्वर ने 2, क्योंकि 2 लगा है ना, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो यहां पे भी तो क्या बात है कि एल की वैल्यू 2 ही आ गई। अब निकल की कंसंट्रेशन हमारे पास इसको मैं 16 लिख सकता हूं वैसे तो, अगर मैं सीधा पुट करूं अभी फिलहाल इसको ऐसा, अपॉन में सिल्वर की हमारे पास 1 2 3, तो 2 इंटू में 10 की पावर -3 और उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब अगेन बोर्ड मास के हिसाब से पहले इसको सॉल्व करेंगे। मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूं आपको, बिकॉज मुझे पता है बेटा हर साल ऐसा होता है कि यहां वाले बच्चा पहले इसको सॉल्व कर देता है, ठीक है ना। तो ईएमएफ का मतलब भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ईएमएफ का मतलब अभी के लिए ई ही है, पोटेंशियल ही है। इसका एक्चुअल मतलब आप थर्ड चैप्टर में सीखोगे, बट कोई फर्क नहीं है अभी के लिए, कोई ईएमएफ मतलब वोल्टेज ही है, पोटेंशियल ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.05 माइनस 0.059 बाय 2, यहां पे अगर मैं थोड़ी सी मैथ्स लगाता हूं तो अगर मैं ऊपर 16 कर देता हूं तो 10 की पावर हमारे पास -2 आ जाएगा, नीचे अगर मैं 4 कर देता हूं तो 10 की पावर हमारे पास -6 आ जाएगा। तो 10 की पावर -2 है और नीचे -6 है, तो 10 की पावर -4 बचेगा जो कि ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो ई सेल है वो आ जाएगा 1.05 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग, यहां पे इसको काटा तो हमारे पास 4 आ गया और ये ऊपर जाके हमारे पास 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब क्योंकि ये 4 है और अगर आपने लॉग की वीडियोस देख ली हैं तो मैंने आपको वहां पे log 4 की वैल्यू भी याद करने को बोल दिया था, नहीं तो आप log 4 को log 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो, जैसा कि आपने सीखा होगा। खैर log 4 प्लस में मैंने आपको बताया ये 4 आ जाएगा और log 4 की वैल्यू 0.6021 होती है, आप 6020 भी ले सकते हो। तो 1.05 माइनस 0.059 बाय 2, यहां पे आ गया 0.6021 या 20 और प्लस में आ गया 4, सारी वैल्यूज आपके पास है, इसको सॉल्व किया, इतना वोल्ट आंसर आ जाए। ठीक है। हम्म, ठीक है, ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखो ये जो अभी तक हम सवाल कर रहे हैं सारे अच्छे सवाल हैं, ये तो खैर एक न्यूमेरिकल है ही नहीं, ये भी देख लेंगे। लेकिन आप अगर देखो ना तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में ये एक ना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको उन्होंने ना काफी सारा डेटा नहीं दे रखा है, लेकिन ये जब पेपर में आएगा तो कैसे आएगा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आप थोड़ा सा वेट करें, बिकॉज पेपर में सीधा ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते, मैं उसका रीजन दूंगा आपको। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, इसमें आपको क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है और उससे आपको क्वेश्चन को करना है। फिलहाल आओ इस सवाल को बनाते हैं। मेरे हिसाब से आपको इसमें एक गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है और आपको ई नॉट सेल गिवन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह वाला क्वेश्चन आप सीधा कर सकते हो। यहां पे आपको ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है 0.236 वी, टेम्परेचर आपके पास 298 है, आपको गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। जल्दी करो, हाँ जी हाँ जी, जल्दी करो, 10 मिनट लो और इसको जल्दी से सॉल्व करो प्लीज।
10 मिनट। हो गया बेटा? कोई एक पार्ट भी आया है गिब्स फ्री एनर्जी, अगर आ गई तो वैल्यूज लिख लीजिए प्लीज। ठीक है, यहाँ पे काफी बच्चों का सवाल यह है कि एन की वैल्यू क्या होगी। एन की वैल्यू को लेके बच्चे कंफ्यूज हैं। आओ देखो, एन की वैल्यू बहुत सिंपल है यार, आपको देखना है कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे आयरन है 3 × 2 6 है, देखो यहाँ पे आयरन में 3 × 2 + 6 है और यहाँ पे 2 × 2 + 4 है, तो साफ दिख रहा है कि +6 से +4 जा रहे हो आप, तो ऑब्वियस सी बात है एन की वैल्यू 2 होगी। आयोडीन से चेक कर लो, 2 × -1 -2 हो गया और यहाँ 0 है, तो देखो 2 बढ़ रहा है और 2 कम हो रहा है, इसका मतलब है एन की वैल्यू 2 है बेटा। काफी बच्चों ने एन की वैल्यू को 3 लिया है, एन की वैल्यू को 6 लिया है, बट एन की वैल्यू 4 भी लिया है, लेकिन एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है। आप सोचो अगर आपने एन की वैल्यू ही गलत ले ली तो पूरा सवाल गलत हो गया। यस, चलो तो यहाँ पे हमारे पास एन की जो वैल्यू आ रही है वो 2 ही आ रही है, एन की वैल्यू 2 ही आ रही है। अब अगर मुझे गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला होता है -NF(E0 cell)। अब यहाँ पे -n की जगह पे हमारे पास 2 आ गया, f की जगह पे 96500 आ गया और E0 सेल हमारे पास 0.236 आ गया। अब बाकी मैथ्स है, इसको मल्टीप्लाई करना, इतना जूल पर मोल आ जाएगा। आंसर बहुत बड़ा होगा तो आप इसको किलो जूल पर मोल में भी छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं क्या, छोड़ ही देना ऑन अ सेफर साइड। ठीक है, इसके बाद आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के वी हैव 2 ऑप्शंस, या तो मैं गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूले से निकालूं या फिर E0 के। मेरी सलाह रहेगी E0 से निकालो, थोड़ा सा काम आसान है। तो यहां पे हम लोग E0 सेल का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 0.059 बाय n log Kc, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब E0 सेल हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन था 0.236, 0.059 बाय n की वैल्यू 2 है, यहां से हमारे पास log Kc की वैल्यू आ जाएगी। log Kc की वैल्यू 0.236 इंटू में 2 अपॉन में 0.059। अब एंटी लॉग निकाल के केसी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, क्या बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है? हाँ बेटा अभी भी हो रही है ना, आप सांस ले रहे हो तो क्या है, ऑक्सीडेशन ही तो है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है जो आपको याद होगा, टेबल के ऊपर बेस्ड है, बस यहाँ पे टेबल नहीं, आपको वैल्यूज दे रखी है। कह रहे हैं आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है और अगर आप चेक करें तो सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, K+ से K, Ag+ से Ag, Hg+2 से Hg, तो सारे आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है। अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब समझ रहे हो आप? रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो अपनी अच्छे से ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन जो अपनी करता है, अपनी जो अपनी ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन करता है,
उसकी रिडक्शन पावर होती है। ऑब्वियसली बात है, जो अपनी ऑक्सीडेशन करेगा उसकी रिडक्शन पावर कैलकुलेट होगी ना। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या सिखाया था कि अपनी ऑक्सीडेशन या रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होने का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग पावर का मतलब आप एक और समझ सकते हो कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, नीचे आते वक्त यानी जितनी ज्यादा वैल्यू कम होगा उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा कम वैल्यू पोटेशियम की है अगर आप देखें तो पोटेशियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। पोटेशियम के बाद मेरे हिसाब से क्रोमियम नहीं मैग्नीशियम की है, मैग्नीशियम के बाद क्रोमियम की है, क्रोमियम के बाद मेरे हिसाब से किसकी है, ये दोनों की प्लस में है तो कम किसकी है, मरकरी की है। और मरकरी के बाद सबसे कम एजी की है। और हम सबको पता है एज, वैसे भी प्रैक्टिकली भी हम जानते हैं कि एजी बहुत लेस रिएक्टिव है, एजी बहुत लेस रिएक्टिव है ना। तो ये मैंने ऑर्डर लगाया है। अब अगर हम बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर की, तो जब हम ऐसे ये चिड़िया बना देते हैं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैटर नहीं करता, बट फिर भी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो उल्टा भी लगा सकते हैं। आपके यहाँ पे हमारे पास एजी आ गया, फिर हमारे पास मरकरी आ गया, फिर हमारे पास क्रोमियम आ गया, फिर हमारे पास एमजी और सबसे ज्यादा के हो गया। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। चलो डन है जी, डन है जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, कह रहा है कि डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है, आपको गैल्वेनिक सेल है दे रखा है, ये एक रिएक्शन है, जिंक है, एजी है, ठीक है, ओके ओके। इसके बाद बोल रखे हैं फर्दर शो विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, इनमें चार्ज कैरियर्स कौन है और इंडिविजुअल रिएक्शन लिखनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। क्या यह कहना सही होगा कि केमिकल सेल में जो एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, सही होगा यह कहना। और एनोड अगर नेगेटिवली चार्ज होता है तो एनोड पे ही ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है। तो इनमें से किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, आप देख सकते हैं जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। इसका मतलब है जो नेगेटिवली चार्ज है वो जिंक है, तो जिंक हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ठीक है। सेकंड में कह रहे हैं करंट का कैरियर कौन है। अब आपको ये क्वेश्चन अजीब लगेगा बिकॉज आपको अभी तक ऐसा लगता है बेटा, आपको अभी तक ऐसा लगता है कि जो करंट को कैरी करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं। आंसर है ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम एक इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं या कोई और प्रोसेस कर रहे होते हैं तो कभी कभार आयंस भी बिजली पास करा रहे होते हैं, आयंस। लेकिन यहां पे आप सबको पता है कि बिजली कंडक्ट किसकी वजह से हुई है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। जब मैं यहां पे लिखूंगा कि यहां पे बिजली का कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है तो आपको बहुत अजीब लगेगा सुनने में कि यार बिजली का कैरियर तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, बट ऐसी बात नहीं है। आगे जाके हायर क्लासेस में आप देखोगे, हायर क्लासेस में भी नहीं सॉरी, अपने ही 12th के सिलेबस में देखोगे कि बिजली का कैरियर होल्स भी होते हैं। अभी आपको पता भी नहीं है मोस्टली बच्चों की होल्स होता क्या, आयंस भी होते हैं। बहुत सारे और चार्ज कैरियर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बिजली को कैरी यहां पे कौन कर रहा है, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, बिजली को कैरी यहां पे कौन कर रहा है, आंसर है इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे चार्ज कैरियर्स हैं। बट आप ये मत समझना कि इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज कैरियर होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, एक बच्चा कह रहा है यहाँ पे चार्ज कैरियर्स आयन है, नहीं बेटा, यहाँ पे आयंस तो बिजली का कैरी करते ही नहीं ना, यहाँ पे बिजली तो कैरी करते ही नहीं ना आयंस। हाँ, कहां करते हैं, सॉल्ट ब्रिज जानने कहां दे रहा है उनको, ठीक है। इसके बाद थर्ड में आपसे बोल रहे हैं इंडिविजुअल रिएक्शन लिखनी है, वो तो बच्चों का खेल है। तो एट एनोड पे जो इंडिविजुअल रिएक्शन है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन, जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और एट कैथोड अगर मैं बात करूं जहां पे रिडक्शन होनी चाहिए, तो Ag+ को इलेक्ट्रॉन मिले होंगे 2, तो वो बन गया होगा Ag। अब क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे तो बैलेंसिंग 2 करनी होगी, वैसे भी वहां पे 2 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास इंडिविजुअल रिएक्शन हो जाएगी। हाँ, ठीक है। यहां पे खुद की रिड्यूसिंग पावर की बात हुई है, कहां लिखा हुआ है ऐसा, नहीं। देयर रिड्यूसिंग पावर मतलब दूसरों को रिड्यूस करने की पावर। हाँ, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि इनकी खुद की बात हो रही है।
हाँ, अगर कहीं पे मेंशन होगा कि खुद की बात हो रही है तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, बट ऐसा पूछा तो नहीं है। ठीक है, वोल्टिक सेल का मतलब गैल्वेनिक सेल, यस। हाँ, बताइए। ठीक है, और कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, अब ये जो सवाल है इसमें हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन का ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको नर्स्ट इक्वेशन बनानी है और उसके बाद ईएमएफ निकालना है। आप पहला वाला क्वेश्चन करने के बाद आपको आपको लगेगा आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में देखो यहां पे आपको प्रेशर दे रखा है। प्रेशर प्रेशर 1 बार है और 1 बार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एटीएम। आप सबको पता ही है, बट ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है। 1 बार इज एक्चुअली में 1.013 के आसपास का फर्क है, बट ठीक है, हमें प्रेशर डिपेंड करेगा नहीं, बिकॉज नर्स्ट इक्वेशन में कहीं पे प्रेशर आता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे ना कहीं कहीं पे जगह पे आपको कुछ अजीब चीज दिखेगी। जैसे पहले वाले में देखो सब कुछ सही है कि मैग्नीशियम से आप मैग्नीशियम +2 बन रहे हो और कॉपर +2 से आप कॉपर बन रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आयरन से आप आयरन +2 बन रहे हो और H+ से H2 बन रहे हो, लेकिन यहाँ पे ना साथ में प्लैटिनम भी है। अब ये प्लैटिनम का क्या मतलब है? देखो, प्लैटिनम का बेसिकली मतलब ये है, प्लैटिनम का बेसिकली मतलब ये है कि प्लैटिनम एक रॉड है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बना रही है, बिकॉज हाइड्रोजन तो एक गैस है। अब उसका खुद का तो एक इलेक्ट्रोड बन नहीं सकता। अब क्योंकि उसका खुद का एक इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता, तो उस केस में हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, जैसे कि प्लैटिनम। अब आप कोई भी अगर गैस देख लो, कोई भी अगर एक गैस देख लो, जैसे कि ब्रोमीन एक गैस है, उसके लिए आपने प्लैटिनम रॉड का इस्तेमाल किया। हाइड्रोजन जो प्लैटिनम रॉड है, अब प्लैटिनम के बजाय कोई और इनर्ट मेटल भी लिया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है। हाँ, तो यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, if if electrode is if electrode is if electrode is of a solid metal, if electrode is a solid metal, then reaction can take place on its surface. Then reaction can take place on its surface, but if if anode or cathode, if anode or cathode or half cell contain any gas, then we have to take inert metal as its electrode. We have to take inert metal as its electrode. For example, platinum rod. For example, platinum rod. For example, platinum rod. हाँ, एक बच्चे का सवाल है कि सर क्या हम यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ आयंस भी लिख सकते हैं? लिख सकते हो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यहां पे समझते हैं कि हम, अगर मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में, अगर मैं आपको प्लैटिनम वाला पॉइंट दोबारा समझा रहा हूं, लेकिन एक बच्चा काफी टाइम से लिख रहा है तो परेशान है। यहां पे अगर मेरे पास एक रॉड है, यहां पे मेरे पास गैल्वेनोमीटर है और यहां पे मैंने कर दिया एक इलेक्ट्रोड, तो यहां पे सॉल्ट ब्रिज है। अब यहां से जिंक टूट, मैं आपको डैनियल सेल के एग्जांपल से बता रहा हूं, यहां पे अगर जिंक टूटा और Zn+2 बनाया और कॉपर +2, तो कॉपर +2 और जिंक +2 यहां से भाग तो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बिजली जो कंडक्ट हो रही है वो सिर्फ आयंस की वजह से नहीं हो रही है। तो चार्ज को कैरी आयंस भी कर रहे हैं देखा जाए तो कैरियर ऑफ द करंट, अगर यहां पे कैरियर ऑफ द चार्ज पूछा होता तो आयंस थोड़ा सा लिखना सही रहता, बट ठीक है, आयंस भी आपको आंसर मिल सकता है कई जगहों पे, और कई जगहों पे आपको आंसर इलेक्ट्रॉन भी मिल सकता है।
लेकिन क्योंकि ये केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, जहां तक मुझे लगता है केमिस्ट्री में उतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती है इलेक्ट्रॉन को। तो बट कंसेप्चुअली तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आना चाहिए, बट ठीक है, अब मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉन को उतनी प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। तो एग्जाम में अब हम क्या लिख के आए, एग्जाम में हम क्या लिख के आए, ये एक अच्छा सवाल है बच्चे का। नितेश पूछ रहा है कि एग्जाम में क्या लिख के आए। कोई एक चीज लिख के आनी होगी, तो मुझे लगता है कि हमें आयंस लिख के आना चाहिए। बाकी हम एक बार एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में चेक कर लो पीछे क्या लिखा हुआ है। आप सब देख के बताओ, मेरे पास एनसीईआरटी अभी है नहीं, आप देख के बताओ क्या पीछे आयंस लिखा हुआ है। और जहां तक केमिस्ट्री की बात रही, मुझे लगता है आयंस को ही प्रेफरेंस दी होगी। एक बार चेक करो, हाँ एक बार चेक करो, हाँ प्लीज, ठीक है, चेक करके बताना यार, कुछ मत लिखना ऐसे जबरदस्ती। अच्छा, बैक एक्सरसाइज में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है। हाँ तो हम केमिस्ट्री में आयंस पे ज्यादा प्रेफरेंस पे जाएंगे, ठीक है। हम्म ठीक है, बिकॉज केमिस्ट्री है तो वो उसी को देंगे। चलो आओ, अब बात करते हैं यहां पे वापस से उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारे जो इलेक्ट्रोड है वो एक सॉलिड मेटल है, जैसे जिंक था और कॉपर था, तो हमें एक सरफेस मिलेगा जहां पे रिएक्शन हो पाएगी। बट अगर हमारे इलेक्ट्रोड सॉलिड मेटल के नहीं है, हाइड्रोजन है, ऐसा कुछ है, तो वो इलेक्ट्रोड की तरह तो बिहेव ही नहीं कर पाएंगे। रिएक्शन कहां होगी, कौन से सरफेस पे जाकर डिपॉजिट होंगे। तो हमें वहां पे एक गुड कंडक्टर रखना पड़ेगा जो एज अ सरफेस काम करे। तो वो ग्रेफाइट भी हो सकता है, वो इनर्ट मेटल भी हो सकता है, जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम, गोल्ड, सिल्वर। तो यहाँ पर ऑल्दो गोल्ड सिल्वर भी रिएक्ट हो जाते हैं, आपको पता है, तो यहाँ पे हम प्लैटिनम रॉड को रखते हैं। खैर, ये आपके रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेंगे, या आपके क्वेश्चन को भी अफेक्ट नहीं करेंगे, ये कहने का मतलब है। खैर, आओ पहले क्वेश्चन को मैं करवाता हूं, मैं आपको पहला करवाऊंगा और मैं आपको तीसरा कराऊंगा, फिर सेकंड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। चलो, कह रहे हैं आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है और फिर आपको ईएमएफ निकालना है 298 पे। आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। सेल रिप्रेजेंटेशन से पहले आपको रिएक्शन बनानी पड़ेगी। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, आप देख सकते हैं Mg+2, और कॉपर की रिडक्शन हो रही है, बिकॉज कॉपर Cu मतलब वो कैथोड वाले पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब कॉपर +2 की जो कंसेंट्रेशन है वो 1 2 3 4 10 की पावर -4 मोलर है, और इसकी 10 की पावर -3 मोलर है, ठीक है। अब आप सबको पता है कि अगर मुझे इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है और ई सेल निकालना है, तो पहले मुझे ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। अब ई नॉट सेल जो होना चाहिए, आई होप आपको पता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होना चाहिए। अब आप कहोगे सर हमें कैथोड और एनोड की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो आपको उसके पीछे की टेंशन नहीं लेनी, आपको सबको पता है वो एग्जाम में गिवन आएगी। और मैं यही बात कर रहा था कि इस क्वेश्चन में ये वैल्यूज गिवन नहीं है। तो एनसीईआरटी में जो आपको याद होगा एक टेबल है, उसमें से आपको अभी फिलहाल हम मैग्नीशियम की वैल्यू और कॉपर की वैल्यू लिख लेंगे। बट आई रिपीट, आपको एग्जाम में या तो सीधा जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए, या तो आपको सीधा ई नॉट की वैल्यू ही गिवन आएगी जैसे कि यहां पे क्वेश्चन में गिवन है, या फिर एनोड कैथोड की वैल्यूज गिवन आएंगे और आप सॉल्व करोगे। अभी के लिए मैं एनसीईआरटी यहां पे खोल लेता हूं, खोलनी ही पड़ेगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एनसीईआरटी। अब अगर हम मैग्नीशियम की यहां पे वैल्यू लिखेंगे तो मैग्नीशियम, क्योंकि अच्छा कौन एनोड कौन कैथोड, तो कॉपर की रिडक्शन हो रही है तो कॉपर कैथोड होगा, तो कॉपर की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं। कॉपर की वैल्यू पहले मैं आपको एक यहां पे वैल्यू लिख देता हूं कि ई नॉट कॉपर +2 से जो कॉपर की वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास है 0.34, और ऐसे ही ई नॉट Mg+2 से Mg की जो वैल्यू है, जो कि बेटा आपको एग्जाम में गिवन आएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो है -2.36, ठीक है। अब क्योंकि मुझे ई नॉट सेल निकालना होगा, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होगा। अब ई नॉट कैथोड पे हमारे पास कौन है जहां पे रिडक्शन हो रही है, जो कि ये है 0.34 माइनस -2.36, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, और ये 2.7 वोल्ट आ गया, यानी हमारे पास ई सेल की वैल्यू 2.7 वोल्ट आ गई। अभी तक क्या था, क्वेश्चन में ये वैल्यू हमें गिवन होती थी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस अब हमें इसको कैलकुलेट अलग से करना पड़ गया, तो एक लेवल अप हो गया और कुछ नहीं है। अब हम नर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस 0.059 बाय एन लॉग प्रोडक्ट के आयन, जो कि हमारे पास कौन है, Mg+2 प्रोडक्ट में है हमारे पास रिएक्शन में Mg+2 अपॉन में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है हमारे पास, कॉपर+2। ठीक है, और किसी के भी आगे कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। तो हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू आ चुकी है 2.7 माइनस 0.059 अपॉन में एन की वैल्यू 2 है, लॉग Mg+2 की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -3 है, और यहां पे हमारे पास 10 की पावर -4 है। आई होप आपको पता है 10 की पावर -1 बचेगा, ऊपर जाके 10 बच जाएगा, 10 की पावर मतलब 10 होगा, 10 की पावर 1 होगा, लॉग 10 1 होता है। तो हमारे पास 2.7 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करके इतना वोल्ट आ जाएगा। पॉइंट ये नहीं है अगेन कैलकुलेशन, पॉइंट ये है कि हमने इसे सॉल्व किया। ठीक है, ठीक है, डन, ओके, यस। तो क्या अलग हुआ इस क्वेश्चन में, अलग ये हुआ कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर ई नॉट सेल बस अलग से निकालना पड़ा। ठीक है, अब थर्ड करते हैं और फिर आपको यहां पे सेकंड और फोर्थ होमवर्क देंगे। अब सेकंड तो होमवर्क में है ही, जो कि आप कर भी लोगे, लेकिन फोर्थ को करते वक्त ना आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी, और इसीलिए फोर्थ वाला पार्ट मुझे अगली क्लास में रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन को करते हुए आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी वो आप खुद जब करोगे तब देखो, अगर मैं चाहूं तो फोर्थ क्वेश्चन भी करवा सकता हूं आपको, बट फिर मजा नहीं आएगा ना, आप समझ ही नहीं पाओगे। फोर्थ क्वेश्चन जब आप कर रहे होगे तो आपके सामने खुद देखोगे आप कि एक प्रॉब्लम सामने आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है वो आप जब करोगे तब आपको समझ में आएगा। दैट इज वाई फोर्थ क्वेश्चन हमारे लिए होमवर्क है। ठीक है, अब हम आते हैं कौन से पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में क्या है भाई, थर्ड पार्ट की अगर बात करें, मैं आपको अच्छा ये भी बता दूंगा कि फोर्थ वाले में प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसका एक हिंट दे दूंगा। Sn से Sn+2 जा रहे हैं, यानी कि 10 की हो रही है हमारे पास ऑक्सीडेशन, और हमारे पास H+ से H2 जा रहे हैं, यानी हाइड्रोजन की हो रही है रिडक्शन। सही है, इसके आगे आगे यहां पे तो 2 लगाना ही पड़ेगा और बैलेंस भी हो गई। ठीक है, अब यहां पे कंसेंट्रेशन कितनी है इसकी है 5 इंटू में 10 की पावर -2, 5 इंटू में 10 की पावर -2 मोलर है, और H+ की देखें अगर हमारे पास तो 2 इंटू में 10 की पावर -2 है, 2 इंटू में 10 की पावर -2 मोलर इसकी कंसेंट्रेशन। हमें यहां पे ई नॉट सबसे पहले Sn+2 से Sn की वैल्यू चाहिए होगी, और ई नॉट H+ से H2। अब ई नॉट H+ से H2 हम सबको पता है 0 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट होगा, लेकिन Sn की वैल्यू एक बारी हम लोग देख लेते हैं। सर हिंट मत दो, मजा नहीं आएगा। नहीं, वो हिंट ऐसा नहीं होगा कि आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, नहीं। तो Sn के लिए वैल्यू जो हमारे पास है वो है -0.14 वोल्ट। अब ये हमारे लिए कैथोड होगा, ये हमारे लिए एनोड होगा, तो ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड हमारे लिए 0 है, एनोड हमारे पास -0.14 है, तो आंसर हमारे पास 0.14 वोल्ट। ये हमारे पास अभी ई नॉट सेल आ गया। अब अगर मुझे ई सेल कैलकुलेट करना है तो ई सेल का फॉर्मूला हमारे पास ई नॉट सेल -0.059 बाय एन लॉग प्रोडक्ट में जो आयन है हमारे पास Sn+2 अपॉन में रिएक्टेंट में जो है H+ उसकी पावर 2 आ गया। ये हमारे पास 0.14 आ गया, माइनस 0.059 बाय एन की वैल्यू फिर से 2 है इसमें, लॉग Sn+2 की कंसेंट्रेशन हमारे पास 5 इंटू में 10 की पावर -2 और H+ की कंसेंट्रेशन 2 इंटू में 10 की पावर -2 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर लोगे, इतना तो अब हम सीख चुके हैं, और यहां से हमारे पास इतना वोल्ट आ जाएगा। बताओ मन में कोई सवाल, अगर कोई सवाल है तो बताओ, क्योंकि मैं फोर्थ पार्ट जो है उसका आपको हिंट देने वाला हूं कि आपको मजा कैसे आएगा। कोई सवाल है तो बताओ, मन में कोई सवाल है तो बताओ।
फोर्थ क्वेश्चन में 3 रिएक्टेंट हैं। कहाँ है 3 भाई? ब्रोमीन है और हाइड्रोजन है। हाँ चलो ठीक है। चलो अब अगर हम लोग बात करें तो यहां पे इस क्वेश्चन में मजा कैसे आएगा देखना। यहां पे क्या हो रहा है कि Br माइनस से Br2 ऑक्सीडेशन हो रही है। तो B अगर मान लो आप सब कुछ सही है तो Br माइनस से Br2 ऑक्सीडेशन हो रही है और H प्लस से H2 रिडक्शन हो रही है। तो यहां पे इंटरेस्टिंग एक बात, दो बातें यहां पे इंटरेस्टिंग, दूसरी नहीं बताऊंगा मैं आपको। एक इंटरेस्टिंग बात ये कि जो दोनों आयंस हैं आप अगर देखें तो वो हमारे रिएक्टेंट साइड पे आ रहे हैं और प्रोडक्ट साइड पे कोई आयंस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात हो रही है। वो क्या है? वो जब आप क्वेश्चन करोगे ई नॉट वैल्यूज निकालोगे तो आप समझ जाओगे। लेकिन पहली इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे दोनों आयंस एक तरफ है। अब अगर किसी क्वेश्चन में दोनों आयंस एक तरफ है तो क्या प्रॉब्लम है? लॉग अगर मान लो प्रोडक्ट में कोई आयन है ही नहीं तो 1 आ जाएगा और रिएक्टेंट में जो है उनकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। और अगर उल्टा है, मान लो रिएक्टेंट में कोई नहीं है, प्रोडक्ट में ही दोनों आयन है, तो प्रोडक्ट में आ जाएगा और रिएक्टेंट में 1 आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपके दोनों आयन या तो रिएक्टेंट साइड पे या तो प्रोडक्ट, तो जहां नहीं है उस उधर 1 आ जाएगा और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए अब अगर आगे बढ़े तो हमारे पास एनसीईआरटी का मेरे हिसाब से एक और क्वेश्चन होगा शायद, उसके बाद हमारे पास विनर सीरीज के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ये आखिरी क्वेश्चन है, मतलब आखिरी क्वेश्चन मतलब इस कंसेप्ट के ऊपर आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोगों के पास कुछ विनर सीरीज के क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि शायद आज हम नहीं कर पाएंगे, मुझे लगा था हम कर लेंगे तो मैं लेके आया था। तो विनर सीरीज वाले क्वेश्चन हम लोग चाहे इस चैप्टर के एंड में कर लेंगे, अभी नहीं, बिकॉज अगली क्लास में तो हम एक नया टॉपिक ही शुरू करने वाले। बट इस सवाल को कर लेते हैं क्योंकि ये आज का मेरे हिसाब से आखिरी सवाल भी हो सकता है। तो जल्दी से इस सवाल को आप बनाएंगे। मैं इस सवाल को शुरू करूंगा, लेकिन मैं इस सवाल को 5 या 10 सेकंड या 20 सेकंड के बाद शुरू करूंगा ताकि आप मेरे से आगे रहें हमेशा। जल्दी करो। आपका ज्यादा अच्छा रिजल्ट कौन से बैच से आया, 1.0 या 2.0? हमारा ज्यादा अच्छा रिजल्ट उस बैच से आया जहां पे बच्चे पढ़े। अब क्रैश कोर्स वाले बच्चों का भी रिजल्ट काफी अच्छा है और 1.0 वालों का भी काफी बुरा है, तो ये पढ़ने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे कैसे सवाल होते हैं बच्चों के यार। हाँ। हम्म ठीक है, डन। शुरू कर दिया आपने? चलिए, एक बटन ये हमारे किसी काम का नहीं है अभी फिलहाल। क्वेश्चन में ये रिएक्शन है और रिएक्शन में आपको डेल्टा जी नॉट और ई नॉट निकालना है। डेल्टा जी नॉट निकालना है और ई नॉट निकालना है। ठीक है, तो रिएक्शन जो असली रिएक्शन है वो है जिंक प्लस एजी प्लस गिव्स Zn प्लस 2 प्लस में 2Ag। इसका और इसका कोई काम नहीं है और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गई है। अब अगर मुझे यहां से ई नॉट सेल निकालना है तो ई नॉट Ag प्लस से Ag की वैल्यू मुझे चाहिए होगी और ई नॉट Zn प्लस 2 से Zn की वैल्यू हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू पहले हम निकाल लेंगे। तो जिंक की वैल्यू हमारे पास तो -0.74 वोल्ट है और एजी, ध्यान रखना एजी दो हैं उस सीरीज में। एजी की वैल्यू इस टेबल में दो है, एक एजी प्लस 2 और एक एजी प्लस है, तो हमें एजी प्लस की बात करनी है अभी। ठीक है, अब ये हमारे पास कैथोड हो गया, ये हमारे पास एनोड हो गया। तो ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास आ गई ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यानी कि 0.8 माइनस -0.74। तो माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस, तो 1.54 वोल्ट हमारे पास ई नॉट सेल आ गया। अब ई नॉट सेल आ गया तो हमारे पास डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला -NF ई नॉट सेल होता है। तो -N, N की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 है। F की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 96500 है और ई नॉट सेल हमारे पास 1.54 आ गया। तो आंसर माइनस में इतना जूल पर मोल है, या फिर आपको पता है माइनस में इतना किलो जूल पर मोल है। एक बच्चे का सवाल है कि आपने इस क्वेश्चन में पानी को क्यों नहीं लिया? बिकॉज पानी यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ना तो ऑक्सीडेशन हो रही है
और ना ही रिडक्शन हो रही है, ना ही ऑक्सीडेशन हो रही है और ना ही रिडक्शन हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो H है वो प्लस है 1 और यहाँ पे भी +1 है, O-2 है और O-2 है। तो जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रही है तो उनका इस रिएक्शन में कोई काम नहीं। ठीक है, 0.76 है, 74 है वैल्यू, 74 जिंक की 76 है। अच्छा, तो 76 अगर वैल्यू है तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, डन। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। तो अगली क्लास में हम, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिए 4th पार्ट पर, इसको करेंगे हम लोग, लेकिन इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसमें भी हमें 1 घंटा लगेगा। और फिर जो हमारी अगली क्लास होगी यानी कि फ्राइडे को हो सकता है हमारी एक डाउट क्लास हो, बिकॉज केमिस्ट्री में अभी तक शायद कोई इस चैप्टर की डाउट क्लास नहीं हुई है, तो शायद डाउट क्लास होगी, नहीं तो हम उसी टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे, देख लेंगे। बाकी मिलते हैं, चलो परसों तो मिल ही रहे हैं, बात करते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।